पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 26 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों अवेलेबल हैं एट ₹9999 एंड 1 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा इकॉनमी के लेक्चर्स के साथ। सो इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन परचेज इट। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एल्बिडो है। तो एल्बिडो क्या है? एक फिजिकल वैल्यू है रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, या फिर हम इसको परसेंटेज वाइज भी 0 to 100% तक में कैटेगराइज करते हैं जनरली। एंड ये किस चीज़ की वैल्यू है कि जो भी लाइट अर्थ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितनी लाइट अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, उन सब की वैल्यू है ये एल्बिडो। एंड जो भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वो अर्थ को हीट करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक है जी। एंड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेंगी? या तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स आ गए, या फिर अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करें तो जो सीज़ हैं, लैंड है, तो इन सब में से जो भी चीज़ें जिसके ऊपर भी लाइट इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग पोटेंशियल है टू रिफ्लेक्ट बैक, सबकी एल्बिडो की वैल्यू अलग अलग है। जैसे सबसे ज़्यादा एल्बिडो की वैल्यू है फ्रेश थिक स्नो की, 90% के अराउंड वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। एंड इसके बाद आइस है जो कि 60% के अराउंड उसको लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगी। इसके बाद हमारे पास सैंड है जिसकी वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 25 to 40%। एंड सबसे कम वैल्यू है ओशंस की विच इज़ अराउंड 5 to 10%। तो अगर हम ऑब्जर्व करें इन चीज़ों को तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये वाली आइस, स्नो, सैंड, ये कहाँ पर मिलेगी? कॉन्टिनेंट के ऊपर। इसीलिए कॉन्टिनेंट्स की जो एल्बिडो है वो ओवरऑल ओशंस के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है। ठीक है जी। एंड सभी सर्फेसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो अर्थ का एवरेज एल्बिडो क्या है? 30% के अराउंड है। तो 30% जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अर्थ के ऊपर उसको अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। एंड 70% जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, या हीट आई शुड से इंसिडेंट हो रही है, उसको अर्थ में ही ट्रैप होकर रहना पड़ रहा है। इसको हम अर्थ का हीट बजट भी बोलते हैं। तो हीट बजट के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है जी। एंड जो इंसिडेंट लाइट होती है अर्थ के ऊपर वो होती है शॉर्ट वेव। एंड जो अर्थ एमिट कर रही है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी वो होती है लॉन्ग वेव में। ठीक है जी। तो इस चीज़ का याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ये लॉन्ग वेवलेंथ की एनर्जी है जो अर्थ एमिट कर रही है, एंड जो एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है जो सोलर एनर्जी है वो शॉर्टर वेवलेंथ की है। एंड इफ़ द अर्थ वॉज कम्प्लीटली कवर्ड इन आइस इट्स एल्बिडो वुड बी अबाउट 0.84। देखिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा कि अगर अर्थ के ऊपर सिर्फ आइस हो तो अराउंड 85% जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो अर्थ रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर हम देखें कि सारा जो अर्थ की सरफेस है वो डार्क ग्रीन फॉरेस्ट कैनोपी से अगर कवर्ड है तो उसमें से सिर्फ 14% लाइट ही होगी जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, बाकी सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड जो रिसेंट न्यूज़ में ये क्यों था? क्योंकि जो मरीन क्लाउड्स हैं दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट हाउस अर्थ कंडीशंस बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस कुड ब्रेक अप एंड वैनिश इफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर ट्रिपल्स। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ट्रिपल हो जाता है अपनी प्रेजेंट वैल्यू से, तो जो स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं इन पर्टिकुलर, एंड जो क्लाउड्स इन जनरल हैं जो अर्थ को एक हॉट हाउस बनने से बचा रहे हैं, जो हमारे मरीन क्लाउड्स हैं वो गायब हो जाएंगे। एंड जो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं दे कवर अराउंड 20% ऑफ द सब ट्रॉपिकल ओशंस। तो यूजुअली ये कैलिफोर्निया एंड उसके अराउंड वाला एरिया जो भी है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक और जो चीज़ आपको देखनी है दोस्तों क्या है कि जो क्लाउड्स की वर्टिकल अगर मैं अरेंजमेंट देखूं कि ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स कहाँ पर हैं, स्ट्रेटो क्यूमुलस कहाँ पर हैं, तो ये इसके ऊपर थोड़ा आप नज़र डाल लीजिएगा कि इनको लेयर्स में अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है जी। विकीपीडिया पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोटोग्राफ के साथ। तो ये एक नया हमें थ्रेट आ रहा है कि अगर CO2 की वैल्यू बढ़ती रहेगी तो जो क्लाउड्स हैं वो डिसअपियर हो सकते हैं एंड एल्बिडो कम हो जाएगा अर्थ का। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, स्काईमेट की बात करते हैं। तो ये है क्या? एक प्राइवेट इंडियन कंपनी है जो वेदर फॉरकास्ट में डील करती है इंडिया में, एंड वेदर फॉरकास्ट एंड सॉल्यूशंस टू इंडियंस। एंड इट वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जिसने सबसे पहले वेदर फॉरकास्ट एंड वेदर ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया इन इंडियन मीडिया इन अराउंड 2003।
मोरोवर जो हमारे प्रेजेंट डे मीडिया सर्विस एंड ग्राफिक्स हैं उनको सप्लाई करती है ये टू द प्रेजेंट डे कंपनीज जैसे जी न्यूज़, आज तक एंड इवन द हिंदू। एंड जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया में पावर सेक्टर से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, इन सबको जो भी वेदर फोरकास्ट है या वेदर सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करती है स्काईमेट कंपनी। एंड इट प्रोवाइड्स इवन विंड एंड सोलर फोरकास्ट टू फॉर डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज ऑल्सो। तो विंड एंड सोलर जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके फोरकास्ट भी ये प्रोवाइड करती है एंड वेदर के फोरकास्ट भी प्रोवाइड करती है। एंड ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने प्रोडिक्ट किया है कि जो मानसून रेन्स हैं इन इंडिया दे आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल इन 2019। तो पहले एल नीनो की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब इनका कहना है, स्काईमेट का कहना है कि एल नीनो इफेक्ट थोड़ा वीक हो गया है एंड इसीलिए जो नॉर्मल मानसून आने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा इन 2019। ठीक है जी। एंड IMD क्लासीफाई कैसे करता है, हम मानसून को नॉर्मल बोलेंगे कब, तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो भी एवरेज रेनफॉल हो रही है इंडिया में मानसून की वजह से, अगर उसके जो उस पर्टिकुलर ईयर में अगर रेंज 10% के अराउंड रहती है तो हम नॉर्मल कैटेगराइज करते हैं। एंड अगर जो रेनफॉल है वो 10% से कम है उस उस एवरेज लॉन्ग पीरियड वाली वैल्यू की रेनफॉल की, तो उसको डेफिसिट ईयर बोला जाता है। एंड अगर 10% से ज़्यादा होती है तो उसको हम एक्सेस वाला ईयर बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा रेनफॉल हुई है नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चैगोस आर्किपेलागो की बात करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ 7 अटॉल्स हैं इन द इंडियन ओशन एंड अबाउट 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स। तो ऑल्दो ये जो टेरिटरी है ये मॉरिशस क्लेम करता है एंड इसके जो टसल है वो बेसिकली ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एंड जो मॉरिशस है दोनों के बीच में, तो यूके एंड मॉरिशस के बीच में इसका डिस्प्यूट है सॉवरेनिटी को लेकर इसकी, लेकिन इट इज़ वेरी नियर टू मालदीव्स। ठीक है जी, मैप में देखेंगे आगे कितना ज़्यादा पास है मालदीव्स के। तो दिस चेन ऑफ आइलैंड्स इज द सदर्न मोस्ट आर्किपेलागो ऑफ चैगोस लेकेडिव रिज, लॉन्ग सबमरीन माउंटेन रेंज इन द इंडियन ओशन। इसके साथ ही आपको एक तो जो भी सबमरीन फीचर्स हैं ओशंस के उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि सी माउंट क्या है, अटॉल्स क्या हैं एंड जो सबमरीन माउंटेन रेंजेस हैं वो क्या हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एंड ऑल्सो आपको सर्च क्या करना है कि लेकेडिव सी कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है जी, ओके जी, कमिंग बैक, तो इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है दैट इज़ डेगो गार्सिया एंड यहाँ पर लोकेटेड है यूएस का एक मिलिट्री बेस जो कि यूके ने उनको अलाउ किया था बनाने के लिए। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेजेंटली रूल किया है कि यूके शुड रिलिंक्विश द आर्किपेलागो एंड इसके कंट्रोल दे दिए जाए मॉरिशस को। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कंफ्यूज मत कीजिएगा, मालदीव्स के बिल्कुल साउथ में है लोकेटेड ये आर्किपेलागो एंड मॉरिशस इसके ऊपर अपना क्लेम जता रहा है। एंड मोरोवर यूएस एंड यूके में भी कंफ्यूज नहीं करना, यूएस का मिलिट्री बेस है इस आइलैंड के डेगो गार्सिया आइलैंड पर, इस आर्किपेलागो के बेसिकली, एंड यूके के साथ इसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है मॉरिशस का। ठीक है जी, तो कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई होप। ये हम मैप देख लेते हैं, तो यहाँ पर लोकेटेड है हमारा चैगोस आर्किपेलागो एंड ये रहा कहीं पर मॉरिशस एंड दिस इज़ मालदीव्स, सो इट इज़ वेरी नियर टू मालदीव्स एज कम्पेयर टू मॉरिशस। एंड एक और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मालदीव्स एक एशियन कंट्री है एंड मॉरिशस इज़ एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्योंकि अभी जिक्र हुआ तो इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ यूएन एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में ही अंडर द यूएन चार्टर। इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं इन द पीस पैलेस इन द हेग नेदरलैंड्स में। एंड इसका रोल क्या है कि ये सेटल करेगा अब जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट्स जो भी इसके पास आएंगे लेकर, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है जी। एंड दूसरा इसका जो काम है क्या है, एडवाइजरी ओपिनियन देना ऑन द लीगल क्वेश्चंस जो भी यूएन की ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ऑर्गन्स या फिर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो इनसे पूछें अगर इनका ओपिनियन लें तो। इसमें 15 जजेस होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ 9 years एंड इलेक्ट कौन करता है, यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसकी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड ओनली द स्टेट्स आर एलिजिबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन कंटेंशियस इश्यूज़। तो बेसिकली है क्या, जो इंडिविजुअल्स हैं, एनजीओज, कॉरपोरेशंस या कोई प्राइवेट एंटिटी खुद से नहीं अपील कर सकती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
ओनली द स्टेट्स यानी जो नेशंस हैं वो ही सिर्फ अपील कर सकते हैं। बट अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री चाहती है अपने किसी नेशनल का या एनजीओ का कोई केस फॉरवर्ड करना, कोई उसके ऊपर सुनवाई करवाना, तो वो पर्टिकुलर कंट्री अपने बिहाफ पर वो केस प्रेजेंट कर सकती है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तब उसकी सुनवाई की जाएगी एंड तब फिर वो स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इंडिविजुअली नहीं जा सकते हम। मोरोवर इससे रिलेटेड और थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है, इट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू ट्राई इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसके ऊपर इनकी कोई जो जुरिस्डिक्शन नहीं फॉल करती। जो वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस लगे किसी के ऊपर या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, तो वो इसके एम्बिट के अंडर नहीं आते। एंड ना ही ये कोई हायरार्किकल कोर्ट है कि इट इज़ नॉट अ सुप्रीम कोर्ट टू विच नेशनल कोर्ट्स कैन टर्न। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसा इसीलिए पॉसिबल नहीं है। एंड इट डजेंट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर इंडिविजुअल्स। तो जैसे हमने पीछे जान ही लिया कि इंडिविजुअल्स तो इंडिपेंडेंटली अप्रोच कर ही नहीं सकते इस कोर्ट को। नॉर इज इट एन अपील कोर्ट फॉर एनी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने अगर कोई फैसला दिया, कुछ वर्डिक्ट दी, तो आप उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते आईसीजे में। तो ये एक ऑल इन ऑल एक डिफरेंट, एक अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी है एंड ये हायरार्की में कहीं नहीं आती। एंड इट कैन रूल ऑन द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स, लेकिन वैलिडेट कर सकती है उन आर्बिट्रल अवार्ड्स को अगर कोई इनके पास इस तरह का कोई केस आता है तो। एंड इट कैन ओनली हेयर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वेस्टेड टू डू सो बाय वन और मोर स्टेट्स। सो अपने खुद के इनिशिएटिव से सुओ मोटो ये किसी केस को अपने आप नहीं उठा सकती। अगर कोई स्टेट रिक्वेस्ट करेगी तभी जो डिस्प्यूट के ऊपर कोई चर्चा की जाएगी। एंड जो इसके जजमेंट्स हैं वो बाइंडिंग हैं अपॉन द कंसर्न पार्टीज एंड फाइनल है एंड विदाउट अपील है। ठीक है जी, तो इसकी दोबारा से अपील नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई फैक्चुअल कुछ गलती हो गई या कोई और ऐसी कंडीशंस बन गई, तो उसके बाद जो भी कंटेंडिंग पार्टी होगी वो या तो दोनों मिलकर या एक पार्टी भी अगर चाहे तो वो दोबारा से रिव्यू करने की बात कर सकती है। लेकिन अपील की कोई प्रोविज़न नहीं है अगर आप फैसले से नाखुश हैं तो। ठीक है जी। एंड मोरओवर इस आईसीजे का हम रेफरेंस हमारे कुलभूषण यादव वाला जो केस है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई वी हैव डिस्कस्ड इट इन लिटिल डिटेल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट हैं। ठीक है जी, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। एंड इज़ यूजफुल इन अवेलिंग रिजर्वेशंस अगेंस्ट कोटाज फॉर स्टेट रेजिडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कोटा बेस्ड जॉब्स। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स दे रही है अपने स्टेट के जो रेजिडेंट हैं उनको, तो इसलिए ये थोड़ा वैलिड है। एंड मोरओवर क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज़ किया था कि वो एक्सटेंड करेंगे पीआरसी टू 6 नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन नामसाई एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें 6 नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ये कोटा देना था, ये सर्टिफिकेट इशू करना था। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज़ किया था। जो वो 6 नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं? दे आर देवरीज, सोनोवाल, कचारीज, मोरान्स, आदिवासीज एंड मिशिंग्स। ठीक है जी, प्लीज़ फॉरगिव माई प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो। ओके, मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर रिकग्नाइज्ड एज एसटीज इन द नेबरिंग असम। तो साथ वाली स्टेट में इनको एसटी का स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है उनमें दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉन ट्राइबल्स। तो यही कंटेंशन है लोगों की कि अगर इन 6 कम्युनिटीज़ को ऑफ़र कर दिया ये स्टेटस, तो जो ऑलरेडी कम्युनिटीज़ एंजॉय कर रही हैं इसके बेनिफिट्स, उनके जो बेनिफिट्स होंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए पीपल आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस थिंग। एंड इससे थोड़ा लिंक्ड ही क्वेश्चन है, आपको देखना है कि जो शेड्यूल 5 वाले एरियाज़ कौन कौन से हैं एंड शेड्यूल 6 के एरियाज़ कौन कौन से हैं। ठीक है जी, एंड क्यों हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 अलग अलग शेड्यूल्स बनाए थे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।